नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द जीआरएस शो। हम बात करेंगे आज बेबाक, अनफिल्टर्ड राजनीतिक गलियारों की चर्चा करेंगे। बंगाल से लेके असम तक, बिहार की राजनीति कौन सा मिला। तो हमारे साथ विशेष वार्ता के लिए तो स्वागत है अनमोल जी। नमस्कार नमस्कार गौरव जी। तो राजनीतिक गलियारों में 2026 में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि संभव नहीं लग रहा था आने वाले दौर में। बिल्कुल। तो बात करते हैं बंगाल चुनाव की। वहां शुभेंदु अधिकारी सीएम के रूप में उन्होंने बीजेपी ने चयनित किया है। इस पे क्या विचार रखते हैं और बंगाल की पृष्ठभूमि क्या रही है 2026 में चुनाव की, आप हमारे श्रोता को जरूर बताएं। आपको पहले भी बताया था कि बंगाल चुनाव में पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ही ऐसे व्यक्ति थे जो नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराए थे। बिल्कुल ठीक है। और इस बार भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि भवानीपुर से हो सकता है ममता बनर्जी हार जाएं। बिल्कुल। और यही हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का जो मॉडल है वह पश्चिम बंगाल में काम आया, जो भारतीय जनता पार्टी को समुचित लाभ जो है सो देने का काम किया। ठीक है। तो आज भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में जिस स्तर पे है उसमें शुभेंदु अधिकारी और उनके जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और भाजपा का ये फैसला बहुत, मेरा व्यक्तिगत राय है कि मजबूती से है और बढ़िया फैसला है। उनके जो पीए थे उनके साथ उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये साजिश थी? इस पे आपका व्यक्तिगत क्या राय हो सकता है? पहले कहा जा रहा था शुभेंदु अधिकारी सीएम के रेस में नहीं थे, मौत के बाद उनको सीएम, उनके पीए के मौत के बाद उनको सीएम के रेस में। तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए गौरव जी, पॉलिटिक्स है। ठीक है। कहीं से उड़ते उड़ते खबर ये भी आ रही थी कि भाजपा वाला तो नहीं मरवा दिया, काहे मरवा देगा भाजपा वाला, तो काहे मरवा देगा, तो उलट फेर किया होगा भाजपा वाला, तो उसका कुल जानकारी उसी के पास होगा। बिल्कुल। इसीलिए मरवा दिया गौरव जी। तो कथा कथित सोशल मीडिया पे ये सब चीजें चल रही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि टीएमसी अब हिंसक हो चुकी है, ममता दीदी अब पागल हो चुकी है, तो वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है और कोई भी स्टेप वो उठाने के लिए तैयार है। तो अनमोल जी, ममता दीदी का क्या ऐसा कार्यशैली या कह सकते हैं सरप्राइज वोटिंग जो हुई है, ममता दीदी की हार की सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है आपकी नजर में, क्या है? देखिए, ममता दीदी ने टीएमसी के वर्करों को खुली छूट दे रखी थी। 1000 से ऊपर बूथ, टोल बूथ थे सड़क पर, जिसके वसूली टीएमसी के वर्कर्स करते थे। बिल्कुल। गुंडा टैक्स लिया जाता था बिजनेसमैनों से, ढेर सारे दुकान बंद करवा दिए जाते थे टीएमसी के लोगों से कि आप जो है दुकान चलाइएगा तो हमको गुंडा टैक्स दीजिएगा। टीएमसी के वर्करों का, जो कार्यकर्ताओं का जो इन्होंने मनोबल बढ़ाया, अच्छी चीजों में नहीं बढ़ाया, गलत चीजों में बढ़ाया। शराब तस्करी करने में, ड्रग्स बेचने के लिए, तो इन सबको प्रोटेक्शन मिलता था टीएमसी का। और आप देखे होंगे जब जिस दिन रिजल्ट आया है जी, थाने में पुलिस और बंगाल के कोलकाता के सचिवालय के लोग और सचिवालय के जो उसमें काम करने वाले हैं, उन्होंने कितनी खुशी जाहिर की। इसके पीछे कारण ये था कि ये पता चलता है कि वहां के पुलिस वाले कितने दबाव में काम कर रहे थे, वहां सचिवालय कर्मी कितने दबाव में काम कर रहे थे। गलत सलत जुलूल चीज केंद्र को पहुंचने नहीं देना। केंद्र के आज तक आपको मालूम है गौरव जी, आयुष्मान कार्ड योजना बिल्कुल केंद्र का बंगाल में लागू नहीं है। अच्छा। हाँ जी। पहला ऐसा राज्य बना जो सीबीआई को घुसने पर पाबंदी लगा दिया गया। तो ममता दीदी की इन्हीं सब हरकतों से पश्चिम बंगाल के आम जनता, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के विचारधारा के थे, जो सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा के थे, उन सबों ने प्रण लिया कि नहीं, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो राष्ट्र के हित में हो। अब आगे देखते हैं शुभेंदु अधिकारी और भाजपा और नरेंद्र मोदी कितना राष्ट्र के हित में बंगाल में कर पाते हैं। तो अनमोल जी, हमारा प्रश्न ये है कि टीएमसी लगातार 20 साल से राजनीति में थी, अग्रसर राजनीति में थी, तो क्या बीजेपी के लिए वहां सरकार बनाकर चला लेना आसानी से होगा, या ममता बनर्जी की वजह से, जहां तक उन्होंने अटकलें कह रही थी कि वो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जो भी नौटंकी है या जो भी राजनीतिक चल रही है वहां की, क्या बीजेपी के लिए आसान होगा बंगाल सरकार? ये जो राजनीतिक ड्रामा पश्चिम बंगाल में गौरव जी चल रहा है, पहले मैं बता दूं आपको, ममता दीदी अब विकलांग हो चुकी है। बिल्कुल। कैसे? कैसे?
ममता दीदी अब विधानसभा पहुंचवे नहीं करेगी तो हल्ला कौन करेगा विधानसभा में, कौन बोलेगा विधानसभा में। तो मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। जैसे अगर आप जैसे नीतीश कुमार की एग्जांपल लेते हैं, बस मैं आपको रोक के एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। जैसे आपने जो बोला, तो नीतीश कुमार जब बख्तियारपुर से हारे थे, या अभी अशोक चौधरी देख लो आप बिहार की, कहीं से वो चयनित नहीं होते हैं, एमएलसी बन जाते हैं ये ऐसे। तो उनके पास बहुमत है, इतनी बहुमत है कि वो सरकार के विपक्ष में है वहां पे। तो ममता बनर्जी की पृष्ठभूमि जो देखे, क्या बीजेपी को आसानी से वहां चलने देंगी? आप माफी चाहते हैं, केवल भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद का ऑप्शन उपलब्ध है। अच्छा, केवल 6 राज्यों में ऑप्शन उपलब्ध है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। केवल इन्हीं 6 राज्यों में आप विधान परिषद या एमएलसी बन सकते हैं। बाकी भारत के 22 राज्यों में एमएलसी बनने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई ममता बनर्जी ने केंद्र से लड़ी कि एमएलसी वाली व्यवस्था हमारे यहाँ भी लाया जाए, लेकिन ये व्यवस्था उनके यहाँ नहीं आ पाई। तो ममता बनर्जी के पास अब ये उम्र भी नहीं रहा उनका, बिल्कुल, कि आप वो सड़क पे, जो शुरुआती दौर में टीएमसी के लिए उन्होंने सड़क पे आंदोलन किया था कम्युनिस्ट के विरोध में, अब उनकी वो उम्र भी नहीं रह गई जो वो कर पाए। और अभिषेक बनर्जी जैसे टुच्चे नेता जो स्टेज पर खड़ा होकर भारत के गृह मंत्री को धमकाते हैं कि तुम 4 तारीख के बाद आ जाओ, अभी जब उसको अमित शाह पटक पटक के मार खिलवाएगा तो उसको बड़ा खराब लगेगा। और चैलेंज कर रहा था गृह मंत्री को, ठीक है, गलत सही आपका विचारधारा नहीं मेल खाता है, गलत सही अच्छी बात है, लेकिन आप देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को, कोई राज्य के मुख्यमंत्री को भी आप इन्हें ना बोल सकते हैं। आज मान लेते हैं आरजेडी का कोई विधायक बोल दे कि सम्राट चौधरी को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, तो ये कतई अच्छी बात नहीं ना हुई। बिल्कुल। तो बात यह है कि ममता बनर्जी को विकलांग कर दिया गया है। साजिश हो या जैसे भी हो, भाजपा ने इसमें बहुत बढ़िया जीत हासिल की है। ना वो भवानीपुर से, ना वो नंदीग्राम से, कहीं से भी विधायिका भी चुनी नहीं गई है। तो ममता बनर्जी कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो आपको बीजेपी का जो एक्सपेंशन जो हुआ है बंगाल में इस बार, पिछली बार भी विधानसभा या लोकसभा में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था, तो मान सकते हैं कि सरप्राइज वोटिंग का असर है। और क्या ऐसा बीजेपी का बदलाव है या क्या ऐसा कार्यशैली है जो इतना बंगाल में एक्सपेंशन हो पाया? आपके विचार में क्या एक्सपेंशन है? देखिए, एक बात आपको हम और भी बताना चाहते हैं कि अब देख रहे हैं कि वहाँ मियाँ जी भी भगवा पट्टा पहन के अपने आप को हम बीजेपी के यहाँ कह रहे हैं। बिल्कुल, मस्त मियाँ जी कमल छाप पे पट्टा ले ले हैं, ठीक है। तो मैं पहला बात ये बता देता हूँ, ठीक है, 100 नहीं, 100 के 100 मियाँ जी गलत नहीं है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, लेकिन अगर 100 मुसलमानों में वहां पर बहुसंख्यक मुसलमान जो हैं वह टीएमसी के साथ थे और वह हिंदुओं का शोषण कर रहे थे। और मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, शोषण कभी मजबूत का नहीं हुआ है, बिल्कुल, शोषण कभी सवर्णों का नहीं हुआ है गौरव जी। सवर्ण बहुत कम शोषित हैं, चाहे वो कहीं भी हो, बिल्कुल, ठीक है। शोषण वहां ओबीसी का हुआ है, शोषण वहां एससी एसटी का हुआ है, इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं इसी बात से आज अब डर रहा हूं कि क्या टीएमसी और कम्युनिस्ट के लोग, वही लोग जो उस समय वहां के आम लोगों पर जो परेशानियां बरपा रहे थे, वही कल कहीं बीजेपी का पट्टा पहन के आम लोगों पर परेशानियां न बरपाए, इसका ख्याल तो बीजेपी के लोगों को और शुभेंदु अधिकारी को रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं आपको मेरा एक प्रश्न है अनमोल जी, व्यक्तिगत प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, कि बीजेपी का क्या डोमिनेंस ऐसा हो गया है कि बीजेपी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं रह गया? जैसे हमने पिछले वीडियोस में सम्राट चौधरी के लिए बात किया था, वो आरजेडी से, जेडीयू से आके डोमिनेंस जो भी हो उनका, बट बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी रही बंगाल में भी कि टीएमसी से आए हुए शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाया गया? बीजेपी का क्या अपना कोई लेवल ग्रास रूट कोई भी मजबूत नहीं है? कहने के लिए आरएसएस, कहने के लिए इतने संगठन जुड़े हुए। जो प्रश्न है अनमोल, क्या बीजेपी ग्रास रूट से इतना कमजोर है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के सरकार बनाने का चलाना चाह रही है? देखिए, बात यह है गौरव जी कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद जिस दिन काउंटिंग हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ढेर सारे ऐसे भवन थे, ढेर सारे ऐसे उनके ऑफिस थे जिसको टीएमसी ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। बिल्कुल। काउंटिंग होने के बाद टीएमसी के वर्करों से कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उसको आजाद कराया। वहां पर लिखा कांग्रेस, वहां पर लिखा गया कम्युनिस्ट, और
थैंक्स टू बीजेपी भी लिखा गया। कहने का मतलब है पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी नाजुक थी कि वहां अगर कोई उभरता हुआ बीजेपी का नेता, बड़ा नेता बनता, जो प्रॉपर बीजेपी का रहता, तो उसको मरवा दिया जाता। शुभेंदु अधिकारी शुरू से टीएमसी के थे, इसीलिए उन्हें टीएमसी के सारे दाव पेच उन्हें पता था कि हम कहाँ मात खा सकते हैं, कहाँ नहीं खा सकते हैं। तो ये कारण रहा पश्चिम बंगाल का। लेकिन ये कारण बिहार में नहीं रहा गौरव जी। बिहार में बीजेपी को क्या हो गया है पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बीजेपी आज विजय सिन्हा को साइड करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं, पूरा का पूरा बुलडोजर चढ़ा रही है। ये एक प्रश्न आपसे कि 15 साल से राजनीति में अग्रसर रही है ममता बनर्जी, तो क्या टीएमसी बीजेपी के इस बार सरकार बनाने के बाद क्या वो मजबूत स्थिति में है मोदी जी? बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में पश्चिम बंगाल में है। इसका कारण यह है गौरव जी, क्योंकि आपके बगल का स्टेट बिहार, बगल का स्टेट आपके बच गए असम, और ढेर सारे नॉर्थ ईस्ट में भी लगभग 7 सिस्टर्स में से तो 5 पे है इनका भाजपा वालों। बिल्कुल ठीक है, तो बीजेपी अब वह मजबूत स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक लाइन और दोहराना चाहता हूं, अमित शाह या नरेंद्र मोदी को अगर ये भ्रम है कि उन्हें चुनाव उन्होंने जीता है बंगाल में, तो ये भ्रम उनका गलत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रताड़ित हिंदू वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग इस बार प्रताड़ित होकर के भाजपा को एक बड़ी उम्मीद से देखे हैं और वोट दिए हैं। तो कहने का मतलब है भाजपा इसीलिए वहां मजबूत है गौरव जी, क्योंकि वहां का बहुसंख्यक समाज जो हिंदू है वह अब भाजपा के साथ सीना तान के खड़ा है। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल में भाजपा मजबूत है। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, पूरे भारत में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने किया, उससे कड़ी स्थिति शुभेंदु अधिकारी पैदा करेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुत ज्यादा संख्या में प्रताड़ित नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू जो कि बहुसंख्यक है वो प्रताड़ित हुआ है। तो इसका तो बदला लेने का जो मनुष्य का प्रवृत्ति है वो तो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, जिसने प्रताड़ित किया है वो अवैध रोहिंग्या मुसलमान, जिनको यहाँ रहने का हक नहीं है, वो प्रताड़ित किए हैं यहाँ के हिंदू को, यहाँ के नेटिव इंडियन को प्रताड़ित किए हैं। तो इसका बदला शुभेंदु अधिकारी चुन चुन कर लेंगे। इसीलिए इस बार भाजपा वहां मजबूत है। एक प्रश्न बनता है अनमोल, भाजपा की ममता दीदी के सरकार में वहां बहुत एसआईआर में बहुत सारे नाम काटे गए। पहले हमारी जनता को आप बताइए कि एसआईआर के नियम से जो नाम काटे जाते हैं, क्यों नाम काटे जाते हैं, पहले हमारी जनता को बताया। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट करके होता है, ठीक है। एसआईआर में ढेर सारे नाम कटे हैं, इस ग्राउंड पे नाम कटते हैं। हाँ, एसआईआर में ग्राउंड ये है कि सबसे पहली बात क्या होती है गौरव जी, जैसे मैं बचपन से मधुबनी रहा हूँ, बिल्कुल, मेरा होम टाउन लखीसराय है, बिल्कुल, तो ये बहुत इजीली पॉसिबल था कि मैं मधुबनी का भी वोटर कार्ड बनवा सकता था। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे पास मधुबनी का भी वोटर कार्ड है, मेरे पास यहाँ का भी वोटर कार्ड है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि आपने यहाँ जो पोलिंग परसेंटेज है, जो वोट पोलिंग परसेंटेज है वो डाउन रहता है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका डबल वोटर आईडी कार्ड है और वोट तो एक ही जगह डालते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। लेकिन एसआईआर में ऐसे लोगों का नाम कटा सबसे पहले। दूसरा, जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए, जिनके पिताजी का नाम आधार कार्ड पे अलग है, वोटर आईडी कार्ड पे अलग है, एड्रेस अलग है, वो कहां से आए हैं नहीं आए, इन ये सब चीजें जिनके पास पूरी तरीका से नहीं उपलब्ध था उनके नाम कटे हैं। जो पिछले 1 चुनाव 2 चुनाव से वोट नहीं दिए उनके नाम कटे हैं। जिनकी मृत्यु हो गई, हम लोग अपने गांव में भी देखते हैं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम नहीं कट पा रहा है। तो यही सब नाम कटे हैं, जिसके कारण ये वोटिंग परसेंटेज जो है 92 पहुंच गया, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, इसी के कारण है कि जो मर गए व्यक्ति जो वोट नहीं डाल रहे हैं, जिनका 2 है, जिनका 3 जगह है, उसको निपटाया गया। यही कारण रहा कि वोटिंग परसेंटेज 92 पहुंचा। बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन भी कहा जाता है कि अवैध एंट्री के लिए एक बहुत ही जैसे मेन मसला तो यहीं पे बैठता है ना कि बांग्लादेशी ये वो। तो क्या बीजेपी की सरकार आने से क्या इन सब सारी चीजों पे रोक लगेगा वहां पे? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे से बहुत लंबा बॉर्डर साझा करता है। बिल्कुल। तो अवैध कारोबार, अवैध तस्करी, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः बंद हो जाएगा। मैं एक बात बोलने से जरा भी नहीं कतरा रहा हूं कि कल जो अवैध तस्करी और अवैध कारोबार करके टीएमसी के लोग कमा रहे थे, वो अब भाजपा के कुछ नेता भी कमाएंगे। क्या गौरव जी आप इस बात से डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेता एक अलग जाति वर्ग है,
सारे नेता की बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नेता हैं, बिल्कुल है। बिल्कुल हैं, लेकिन इस बात से भी कोई अगर डिनाई कर दे कि खराब नेता नहीं होता है तो ये बुर्बकी है। नेता खराब भी हैं और वो करेंगे, वो तस्करी भी करेंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं का वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है। तो बीजेपी के नेता हर कोशिश करेंगे कि जो अवैध मुसलमान, क्योंकि जो नेटिव मुस्लिम है आप उनको तो नहीं निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते। लेकिन जो घुसपैठिए मुसलमान हैं, जो मुसलमान के पास बांग्लादेश से आ गए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, उन सबों को वहां से भगाने की तैयारी तेज होगी, जिससे भारत पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल के नए सरकार को दजियारे शो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सरकार गठन करने के लिए। तो अनमोल जी, अभी पश्चिम बंगाल में तो आधिकारिक रूप से शुभेंदु अधिकारी की पुष्टि हो गई। जहां तक सोशल मीडिया या और चीजों की माने तो 2 दिनों 3 दिनों से सोशल मीडिया या पूरी डिजिटल जगत में विजय थलापति, जो कि तमिलनाडु के 108 सीटों से बढ़त से अपनी सरकार बनाने की दावा कर रहे थे। तो विजय थलापति को लेके हमारे दर्शकों को जरूर बताएं उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है, कहां से उनकी राजनीतिक संगठन शुरू हुई है और क्या आप बताना चाहते हैं हमारे श्रोता को पहले विजय थलापति के बारे में। विजय थलापति का पूरा नाम जोसेफ विजय करके है, ठीक है, बिल्कुल। और वह जाति में तमिल लिखते हैं, तो महर्षि कार्लो तमिल, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैं कुछ लोगों को बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग इस गलत फहमी में हैं कि विजय थालापति सनातन प्रेमी है। विजय थालापति प्योर सनातन विरोधी व्यक्ति है, प्योर, ठीक है, वो जीत गए हैं, उसके लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन अगर इस प्रकार के नेता बहुत ज्यादा दिन वहां जीत करके आते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि जैसे मुस्लिम देश का मांग भारत के अंदर हो रहा है वैसे ही क्रिश्चियन देश का मांग होगा। हमने वहाँ के लोगों ने स्टालिन को हरा करके, हम बिहारी बहुत खुश हुए, हम हिंदू बहुत खुश हुए कि स्टालिन को हराया गया। क्यों? क्योंकि स्टालिन ने हिंदुओं के प्रति जो हेट फैलाया था, हिंदुओं के प्रति जो घृणा फैलाई थी या बिहारियों के प्रति जो उन्होंने घृणा फैलाई थी, तो हम लोग बड़ा खुश हुए थे कि चलिए कम से कम एक टोटा। लेकिन विजय थालापति की भी विचारधारा कुछ उनसे भिन्न नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि बाकी अन्य पार्टियों ने किसी भी ब्राह्मण समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया था, लेकिन विजय थालापति के लोगों ने 3 ब्राह्मण को टिकट दिया था, जिसका उनको लाभ दिखता हुआ नजर आ रहा था। तो हो सकता है भविष्य में वह हिंदू या सनातन धर्म के प्रति वो अभी तक कुछ खुले रूप से बोलते नहीं है, अच्छी बात है, इस बात के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वह, लेकिन वह प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि नहीं हम, ठीक है, मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ। तो उनकी पृष्ठभूमि जो है क्रिश्चियन विचारधारा की रही है, ठीक है, सब धर्म समान है। अरे सर्वधर्म समान नहीं है भाई, सर्वधर्म है समान, गौरव जी आप मानते हैं? सर्वधर्म, हमें तो अपने धर्म से मतलब है, हमें अपने धर्म से मतलब, हम किसी धर्म की बुराई नहीं करेंगे, बट अपने धर्म की हम जागृति ज्यादा करेंगे। बिल्कुल, हम जो एक अच्छे विचार के व्यक्ति होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को माने, वो अपने धर्म की बुराई ना सुनेंगे, ना सुनना चाहेंगे। अगर जैसे मेरी बात रही तो मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज के डेट में ट्रेंड चल गया है कि बीजेपी को लोग टारगेट करते 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 किसी भी धर्म समाज को टारगेट करते करते सनातन धर्म को टारगेट करने लगते हैं लोग। तो लोगों की ये मानसिकता, बीजेपी और सनातन धर्म एक नहीं है, लोगों की ये गलत फहमी है। इस मानसिकता को हटाइए, इस मानसिकता को लोगों को हटाना पड़ेगा कि बीजेपी ही सिर्फ सनातन का प्रचार प्रसारक, ये सनातन के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं, जरूर करते हैं, इसमें हमें कोई वो नहीं है। तो तमिलनाडु में जो है आज तक बीजेपी की पृष्ठभूमि, जैसे आप देख लीजिए कांग्रेस की भी वहां पे 5 सीट है। देखिए मतलब है कि मैं अगर अपने धर्म की बड़ाई या अपने जात की बड़ाई कर रहा हूं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे धर्म या दूसरे जात का बुराई कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, तो इन सब चीजों पर भी लोग के दिमाग में ये है कि जो सनातन के पक्ष में बात कर रहा है वो बीजेपी वाला है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं तमिलनाडु की बात पर। तमिलनाडु में बीजेपी इसीलिए मजबूत नहीं हो पाती है कि जो मुस्लिम समाज से हैं या जो क्रिश्चियन समाज से हैं वो भाजपा को वोट नहीं देंगे, वो भाजपा को कदापि वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को भी दे सकते हैं, एआईडीएमके को, डीएमके को, वहाँ कांग्रेस भी कमजोर है। बिल्कुल, इसके पीछे क्या कारण है
इसके लिए मैं कभी बाद में बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि थलापति विजय जो है वो अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस का खिलाफत किया था और आज कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो आपको कहे ना गौरव जी, विचारधारा वाला आदमी थोड़ी है ये। अरे लोग कहता है पढ़ा लिखा अच्छा काम करता है, ठीक है जी, पढ़ा आदमी चुनेगा अभिनेता को, अभिनेता कभी नेता बन सकता है? कौन सा अभिनेता नेता बन के अच्छा काम कर दिया, हमको बता दीजिए। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, कुछ ना, पवन सिंह, रवि किशन, क्या रवि किशन मुख्यमंत्री एलिमेंट है? नहीं। तो कोई भी अभिनेता और अभिनेता और नेता में अंतर है भाई, उन दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक विधानसभा क्षेत्र, कोई छोटा मोटा मंत्रालय, आप पूरे बड़े से बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक अभिनेता बन जाए, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने को मतलब है कि यह काम उस अभिनेता के लिए मुश्किल है। जैसे एक ग्राउंड और बनता है अनमोल, कहने को अपनी अपनी आस्थाएं हैं। विजय के 108 जो विनिंग कैंडिडेट हैं, इसमें बहुत सारे, कोई एक कैंडिडेट उनके मतलब बेटे हैं ड्राइवर के, कम से कम 7 से 9 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े से हैं, गरीब हैं। ये सब की राजनीति, जो गरीबों की राजनीति या पिछड़ों की राजनीति जो विजय कर रहे हैं, इसका आपके विचार से क्या परामर्श निकलता है? सेम टू सेम पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं की है। देवनाथ जो थी महिला, क्या नाम है उनका, रेप प्रीता की माँ जो थी, वो बर्तन मांजने वाली, वैसे ढेर सारे वो भी 10-15 को इस बार टिकट दिया है। तो इसकी मतलब राजनीति के कारण क्या पीछे कायस्थ क्या रहती है इसकी? देखिए इससे क्या होता है, आम लोग बहुत नजदीकी से जुड़ पाते हैं कि मेरे जैसा ही आम महिला को बीजेपी ने टिकट दिया, तो इसका असर उसके अगल बगल के 10 विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ता है, उस समुदाय के, उस जाति वर्ग के, और वो उस काम को करने वाले जो लोग हैं वो एक तरफा पक्ष में आ जाते हैं, जो टिकट जिनको देते हैं। तो कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु का जीत का हकदार प्रशांत किशोर बनते हैं। क्या आप इन सारी बातों में आपकी क्या विचार है अनमोल? प्रशांत किशोर द नेक्स्ट चाणक्य ऑफ इंडिया, इसमें आप कहीं से कुछ नहीं मना कर सकते हैं। वह भले ही बिहार नहीं जीते हों, लेकिन इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है कि नरेंद्र मोदी को 2014 में उन्होंने मदद की, ममता बनर्जी को पिछले विधानसभा चुनाव में मदद की, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मदद किया था। आपकी नजर में जो पीके की राजनीति है या पीके की जो कार्यशैली, क्या विजय के लिए वो सही में, या बस कहने को ये पीके उतने आगे तक का उन लोगों के बारे में नहीं सोचे हैं। पीके बस एज ए असिस्टेंट पॉलिटिशियन कहिए, वो उनको जाके हेल्प किए हैं, जिसके बदले में पीके उनसे कुछ मांगेंगे, हो सकता है 1 या 2 राज्यसभा सीट या कुछ फंड जो अगले चुनाव में, और ये अपना इज्जत प्रतिष्ठा भी तो बना रहे हैं। देख लो, आई एम अ किंग, ठीक है, और यस प्रशांत किशोर इज अ किंग, और वन डे इट विल डिसाइड दैट प्रशांत किशोर विल रिमेन सक्सेसफुल इन दिस हिस्ट्री। आप एक युवा हैं, तो विजय की जीत को आप एक युवा दृष्टि से कहां तक देखते हैं? मैं एक नए व्यक्ति को मौका मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है, इसमें कदापि, इसमें समझिए एक नए व्यक्ति को मौका मिला, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो, तो इससे जो नए नए जो नेता बनने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो अपनी जी जान लगाए हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या जमीन पर, उनको बल मिलता है। तो इससे तो युवाओं में बड़ा जोश आता है कि चलिए वो बन गए तो हम काहे नहीं बन सकते हैं, ये बात तो है। तो क्या उनका अभिनेता, विजय का अभिनेता होना भी एक जीत का परामर्श है क्या? हाँ, विजय अभिनेता अगर ना होते तो आज इतना बड़ा सीट पर जीत नहीं पाते, लेकिन विजय ने पिछले 10-15 सालों से इसके लिए काम कर रहा था, वो प्लानिंग 10-15 सालों से कर रहा था, लेकिन खुल के मैदान में वो केवल 6 साल पहले आया, सॉरी 6 महीना पहले आया। तो विजय थलापति को जीत की हार्दिक बधाई है, और सरकार बनाने के लिए भी बधाई है। आगे की राजनीति के लिए, उनकी आगे की राजनीति के लिए अगले किसी पॉडकास्ट में हम विश्लेषण करेंगे। अब अनमोल जी, बहुत ही दिलचस्प मेरे व्यक्तिगत जिस इंसान की बातें करने वाले हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री, अभी कथाकथित तरीके पे कह रहे हैं, अभी पुष्टि नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे कि नहीं है बाबू। तो पहले उनकी क्या वो सीएम पद पे जिस तरह के रह के उन्होंने पवन खेरा के लिए बयान दिया था, या जो उनकी बयानबाजी रहती है करप्शन को लेके या गलत करने वाला, क्या वो सीएम की पोस्ट पे रह के वैसे विचार रख सकते हैं अनमोल? आपका क्या कहना है? देखिए,
अब आप बताइए कि जिस टाइम पे उस पे आरोप लगाया गया हेमंत बिश्व शर्मा पे जिस प्रकार से आरोप लगाया गया, आप देखे कि वो उनका पूरा का पूरा करियर चौपट कर सकता था। अगर वो साबित हो जाता, अगर वो उसका प्रभाव पड़ जाता, तो एक मुख्यमंत्री अपना विधानसभा भी नहीं जीत पाता। तो इनका गुस्सा जायज है, जायज इनका गुस्सा इसीलिए है, ठीक है। और वो जो बोल रहे हैं मैं खेरा को पेलूंगा वाला जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तुम जाओ पवन खेरा कोर्ट में डालो, यहाँ इनकी बीवी भागने वाली है विदेश, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाया है। गौरव गोगोई एक बार कुछ बोल नहीं पाए, एफआईआर नहीं कर पाए। अगर गौरव गोगोई एफआईआर कराते हैं तो हेमंत बिश्व शर्मा यह साबित करके रख देंगे कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। एफआईआर करके तो दिखाए गौरव गोगोई। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा इसमें कहीं गलत नहीं थे। हर बार बहुत कुछ नेता बड़े नेता पे आरोप लगा के बच जाते हैं और उनका करियर खत्म कर देते हैं। जरूर उनको जिस शब्द में समझाया जा रहा है, मैं पहले खेरा को पेलूंगा, फिर नाम निकलवाऊंगा और फिर मैं खेरा को पेरा बनाऊंगा, तो ठीक है। जैसा बदतमीजी और जैसा आरोप आप एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और तत्कालीन मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं, तो आप इस शब्द के लिए आप हैं भुक्तभोगी हैं। तो असम में बीजेपी की जीत की क्या रीजंस हो सकते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा ने काम किया है, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का ध्यान रखा है, ठीक है। वहां बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही है और केंद्र सरकार की फंडिंग जो है असम को और मजबूत बना रही है, जिसके कारण असम बीजेपी के लिए और बीजेपी असम के लिए दोनों एक दूसरे के लिए सर्वोपरि है। जैसे देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के विचारधारा के पहले इंसान थे, पहले वो कांग्रेस की पार्टी में थे और सोशल मीडिया और बीजेपी की कार्यशैली रही है, ईडी समथिंग, वो सारी दुनिया जानती है। तो क्या आप इस बातों से सहमत हैं अनुज जी? देखिए भाई, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। वो उस पार्टी में थे तो एक इंटरव्यू में बोलबो किए हैं हेमंत बिश्व शर्मा कि हमको अगर मोदी जी 15 साल पहले मिले हुए रहते तो हम 15 साल पहले ही भाजपा में चले आए हुए रहते, ठीक है। और उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने रोल किया है वो भाजपा के लिए, असम के लिए, ठीक है। कांग्रेस, अरे भाई सारे नेता कांग्रेस के भाजपा में जा रहे हैं, आपका विचारधारा नहीं सही है भाई। आप भाजपा का विरोध करते करते भारत माँ का विरोध करने लगते हैं। इतना दोगलापन आप लाते कहां से, यही नहीं पता चलता है। सयानी घोष महादेव की लिंक पर कॉन्डम चला रही होती है, उसको तो खुलेआम गोली मार देना चाहिए, बीच चौराहा पर उसको टांग देना चाहिए, काट देना चाहिए। वो जिंदा कैसे है भाजपा की सरकार में, उसको तो सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी टांगे। हमारा तो गुजारिश है, वीडियो वहां तक पहुंचाए लोग शेयर करके, कि सबसे पहले उसको टांगे, उसके पूरे शरीर में वैसा ही कॉन्डम पहना के उसको फांसी पर लटका दें। हमने धर्म से मजाक, गरम सरिया तुम्हारे आंख में डाला जाएगा, अस्तित्व रहो, नरक में भी व्यवस्था है और यहाँ भी व्यवस्था है। तो असम बीजेपी के तौर पे असम की जो राजनीति है एक मजबूत राजनीति मानी जाती है। असम की जो राजनीति अब भाजपा मजबूत है, अब वहां पे भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है। तो पूरे इंडिया के लेवल पे अगर असम को देखा जाए तो कितने नंबर पे आप रखते हैं पावर के मैटर पे, बीजेपी की पावर के मैटर पे? नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री अभी वहां स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं जी। आप कहिएगा टॉप 10 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में मुख्यमंत्री कहाँ सबसे स्ट्रांग रूप से हैं, तो बिल्कुल टॉप 10 में असम भी है। 22 स्टेट जो है हमारे पास। यस यस, असम भी बहुत सारी अवैध चीजों के लिए जाना जाता था। कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे घुसपैठियां या बहुत सारे हमले वहां के तौर पे देखे गए। तो क्या बीजेपी अब वहां इतनी मजबूत सरकार में है कि वो पृष्ठभूमि अच्छी बना सकती है दोबारा जीतकर? सफल है, बहुत हद तक भाजपा सफल है वहां घुसपैठियों को रोकने में, पूरी तरह सफल नहीं है लेकिन बहुत हद तक सफल है। तो 3 राज्यों की हमने बात की, बंगाल, तमिलनाडु और असम की। असम में अभी मुख्यमंत्री पद अभी ग्रहण नहीं किया है। तमिलनाडु में विजय थालापति ने अपना दावा पेश किया और आपने सभी चर्चा सुनी तीनों राज्य की। अब बात आती है हमारे बिहार की। जैसा कि आपको पता है नई सरकार की गठन हुई, भाजपा सरकार की गठन हुई, कैबिनेट विस्तार भी हुआ है। कल राजनीतिक के 32 खिलाड़ियों ने, 32 राजनेताओं ने कल मंत्री पद का शपथ लिया है। तो अनमोल जी, नई जो सरकार कैबिनेट गठन हुई है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? सरकार जो गठन हुई है उसमें लगभग बीजेपी के 15 मंत्री हैं और जेडीयू के 13 मंत्री हैं गौरव जी, ठीक है।
और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री गृह विभाग भी शायद उन्होंने, सामान्य प्रशासन विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा, ठीक है। और हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को ये कृषि मंत्री वाला जो झुनझुना पकड़ा दिया गया है, यह हम बिहारियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा, खास करके जो लखीसराय के युवा हैं, ठीक है। उन्होंने जो भूमि एवं राजस्व विभाग में जो काम किया था, उन्होंने जो भ्रष्ट सीओ पर जो गाज गिराया था, सम्राट चौधरी सबसे पहले आने के बाद उनके निलंबन को निरस्त करते हैं। ये कहां का न्याय है कि सिन्हा जी भाजपा में नहीं है, उसके बाद आपने ये सबूत क्या, भाजपा जो है विजय सिन्हा जी के साथ सही नहीं कर रही है, वह विजय सिन्हा के समकक्ष एक सवर्ण नेता को खड़ी कर रही है, लेकिन वह सवर्ण नेता केवल और केवल ऊपर वाले के कहने के अनुसार चलेगा, उसका अपना कोई पर्सनल फैन बेस, पर्सनल कोई वोट बैंक नहीं होगा। विजय सिन्हा जी का पर्सनल फैन बेस था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जीतन राम मांझी का बेटा, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा, मतलब कहने को है कि कुल सब नेता के बेटा नेता बनेगा। अरे संघर्ष मांझी जी किए, संघर्ष नीतीश जी किए, अरे बेटवा फल खेबे किया, पैसा कौड़ी होबे किया, अपना ऐश मौज करबे किया। अब नए लोगों को भी मौका दीजिए जो इस संघर्ष पथ पर अभी भी अग्रसर है। तो बिहार की जो राजनीति है, आप इससे कितने प्रतिशत खुश हैं? बिहार की करंट राजनीति जो अभी चल रही है। नहीं, बिहार की राजनीति क्या कहिए गौरव जी, आप कहिए भाजपा की राजनीति कहिए ना। बिहार में, बिल्कुल बिहार में भाजपा की राजनीति से हम ही नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो खुश नहीं है, ठीक है। ये सम्राट चौधरी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना, ठीक है, विजय सिन्हा जी से, ठीक है, आप डिप्टी सीएम के पद से उनको हटा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन सिन्हा जी को कम से कम राजस्व विभाग, भूमि विभाग नहीं छीनना चाहिए था, क्योंकि भूमि विभाग में जो काम उन्होंने किया है वो आज से पहले किसी भी नेता की हिम्मत और कलेजे में नहीं थी, ठीक है। और जिस समुदाय से आते हैं, वह भूमिहार समुदाय से, सबसे ज्यादा जमीन होने का दावा अगर किया जाता है तो उन्हीं के समुदाय का किया जाता है, अगर 39% भूमि कहा जाता है। और सबसे ज्यादा समस्या, लड़ाई पीट झगड़ा आज अगर बिहार में है तो भूमि को लेकर के ही है, और उसमें हर जाति के लोग पिस रहे हैं, जिसका परमानेंट निवारण की प्रयास के लिए विजय सिन्हा ने उन सीओ को निलंबन किया था, डराया था, धमकाया था कि आप अगर अपना काम समुचित तरीके से नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई किया। लेकिन इसके उलट सम्राट चौधरी ने आते ही क्या किया, निलंबन रद्द कर दिया, फिर से सारी चीजों को रिस्टोर किया। ये कोई तरीका है सम्राट चौधरी? ये कोई तरीका नहीं है। आपके कलीग हैं, वो आपके साथ काम करने वाले हैं, वो उन्होंने हटाया, कुछ सोच समझ करके हटाया, आप उनसे बात करते, आप उनको हटाने के लिए मना करते, कि आज आपके पास थोड़ा सा पावर है, आप अपने इच्छा से उनको बहाल कर दिए, ठीक है, बढ़िया किए, आप इसके भुक्तभोगी आप भी होंगे, आप चिंता ना करें। विजय सिन्हा की बात करते हैं, लखीसराय के विधायक भी हैं, लोगों की माने, कथित चीजों की माने, तो क्या इसको सही में डिमोशन माना जा सकता है अनमोल जी? बिल्कुल डिमोशन है, डिमोशन है। अनमोल की वार्ता सुनी, बहुत सारी चीजें हमने आपके समक्ष रखी, तो हम अपने श्रोताओं से, या वीडियो जहां तक पहुंच रहा है, लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, कहां हमारी त्रुटियां हैं, कहां हम आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक बेहतर सजेशन जो मेरे लिए, इस शो के लिए हो सकता है, आप जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो शेयर जरूर करें।